तो बात है 1884 की, लॉर्ड केल्विन की बुक बाल्टीमोर लेक्चर्स, जिसमें बात होती है मॉलिकुलर डायनेमिक्स और वेव थ्योरी ऑफ लाइट की। लॉर्ड केल्विन ने इस बुक के लेक्चर्स की मेन सीरीज़ में कुछ ऐसा कहा कि पूरी दुनिया शॉक हो गई, जहाँ पर वो डिस्कस करते हैं सन और उसके आसपास के स्टार्स के बारे में। क्या हो अगर सन के आसपास के 1 किलो पार्सेक एरिया में 1000 मिलियन स्टार्स हों या फिर उससे भी ज़्यादा, तो क्या हम वो सारे स्टार्स को ऑब्जर्व कर पाते हैं, और अगर नहीं तो क्यों। फिर 1906 में हेनरी पॉइंकर लॉर्ड केल्विन के उसी वर्क को डिस्कस करते हुए उसे एक नाम देते हैं, मैटर ऑब्सक्योर। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ। फिर 1922 में जैकोबस कैप्टन स्टार्स के मोशन की हेल्प से कुछ मिस्टीरियस सा सजेस्ट करते हैं। फिर 1930 में नट ने ये रियलाइज़ किया था कि हमारे यूनिवर्स में उससे कई ज़्यादा मास है जितना हमने अभी तक ऑब्जर्व किया है। 1960s में 70s में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थियरीज दी, अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए, और वो सब सिर्फ एक ही तरफ इशारा करती थी, द बिगेस्ट मिस्ट्री ऑफ आवर यूनिवर्स, डार्क मैटर। व्हाट इज़ डार्क मैटर? एक ऐसा हाइपोथेटिकल मैटर जो हमारे यूनिवर्स के टोटल मैटर का 85% है, फिर भी हम उसे नहीं देख सकते, इसलिए तो ये डार्क मैटर है। और क्योंकि ये मैटर और एंटी मैटर से बिल्कुल अलग है, इसलिए इसको डिटेक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आखिरकार डार्क मैटर है क्या? और आप सोचिए, एक ऐसा मैटर जो डायरेक्टली विजिबल मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, और ना ही ये कोई लाइट एमिट करता है। ये एक्सरे, इंफ्रारेड और किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरेक्ट नहीं करता। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ऐसा कोई मैटर एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, और अगर करता है तो कैसे? तो जब यूनिवर्स को डीपली ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ तो है जो मैटर के साथ ग्रेविटेशनली इंटरेक्ट कर रहा है। और क्योंकि ये स्टार नहीं है, ना ही ये कोई प्लेनेट है, यहाँ तक कि ये ब्लैक होल भी नहीं है, फिर भी ये इनविजिबल मैटर विजिबल मैटर में ग्रेविटेशनल चेंज ला सकता है। ये इतना पावरफुल मैटर है कि जो इफेक्ट जायंट हाइड्रोजन गैस क्लाउड एक गैलेक्सी के ऊपर नहीं ला सकता, वो ये मैटर ला सकता है। अभी तक हमें पता था कि लाइट की स्पीड से ज़्यादा फास्ट कुछ नहीं है, लेकिन यूनिवर्स का एक्सपेंशन उससे भी ज़्यादा फास्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये स्टार्टिंग से इतना फास्ट था, इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है, और इसके लिए डार्क एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है, जो कि डार्क मैटर से ही जनरेट होती है। हम जो भी देखते हैं अर्थ पे हो या फिर स्पेस में, चाहे प्लेनेट हो, गैलेक्सीज हो, कुछ भी, वो सब यूनिवर्स का 5% ही है। बाकी 95% डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है, जिसमें डार्क एनर्जी 68% और डार्क मैटर 27% है। अब बात करते हैं एविडेंस की, कि कैसे हमें पता चलता है कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। इसके लिए यूनिवर्स में 2 मेजर एविडेंस है। पहला है गैलेक्सी क्लस्टर और दूसरा है गैलेक्सी रोटेशन कर्व। गैलेक्सी क्लस्टर ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें 1-2 से लेके हजारों गैलेक्सीज तक आती हैं। जब गैलेक्सी क्लस्टर को ऑब्जर्व किया जाता है तो उसमें सिर्फ गैलेक्सीज ही दिखती हैं, जो कि सिर्फ क्लस्टर का 1% ही है, और 9% गैस मीडियम है, और बाकी 90% डार्क मैटर है, जिसकी वजह से सब गैलेक्सीज आपस में बाउंड रहती हैं। फ्रिट्ज नाम के साइंटिस्ट ने जब एक कोमा क्लस्टर नाम की गैलेक्सी क्लस्टर को ऑब्जर्व किया और उसका मास कैलकुलेट किया, जिसमें उन्होंने 2 मेथड का यूज़ किया। फर्स्ट मेथड में गैलेक्सीज की जो स्पीड होती है उसके बेसिस पर मास कैलकुलेट किया, और फिर दूसरे मेथड में क्लस्टर की लाइट से मास कैलकुलेट किया। तो रिजल्ट ये निकला कि फर्स्ट मेथड से जो मास कैलकुलेट किया था वो सेकंड मेथड से हजारों गुना ज़्यादा था। मतलब उस क्लस्टर में कुछ तो है जिसमें मास है, लेकिन वो लाइट को इमिट नहीं करता, और वो चीज़ और कुछ नहीं, डार्क मैटर ही है। गैलेक्सी रोटेशन कर्व, हमारे सोलर सिस्टम का ऑलमोस्ट सारा मास सन के ही अंदर है। तो जो सन के सबसे पास वाले प्लेनेट हैं, मरकरी और वीनस, वो सन का चक्कर बहुत स्पीड से लगाते हैं, और जैसे जैसे दूर जाते जाएं वो स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल कम हो जाता है। लेकिन जब यही कॉन्सेप्ट गैलेक्सीज के ऊपर लगाया जाता है, तो जिसमें ज़्यादातर मास सेंटर में होता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर पे हो तो उसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू एज पे। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड गैलेक्सी में सेंटर पे जितनी होती है उतनी ही एज पे भी होती है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है, जिसके मास की वजह से ये इफेक्ट आता है, और कुछ ऐसा ऑब्जर्व होता है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ, कि कुछ ब्लैक होल यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले एग्जिस्ट करते थे। तो क्या यूनिवर्स के क्रिएशन के लिए ब्लैक होल रिस्पॉन्सिबल है? और जब ब्लैक होल एग्जिस्ट करता था तो डार्क मैटर भी एग्जिस्ट करता था। तो क्या यूनिवर्स के एक्सपेंशन से लेके यूनिवर्स के क्रिएशन तक डार्क मैटर ही रिस्पॉन्सिबल है? हर गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल होता है, और फिर भी ये साइज में डिफरेंट होते हैं। कुछ गैलेक्सीज मिल्की वे के बाद बनी थी, लेकिन फिर भी उनका साइज मिल्की वे की कंपेयर में बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ब्लैक होल का डिफरेंट साइज होना, गैलेक्सीज का मिल्की वे से भी बड़ा होना, क्या इसके लिए डार्क मैटर ही रिस्पॉन्सिबल है? अगर फ्यूचर में हम इसे डिटेक्ट कर लेते हैं और इसको यूज़ करते हैं,
तो क्या इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि हम इंटरस्टेलर स्पेस ट्रैवल कर पाएंगे या फिर इसी को अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स बना पाएंगे। जितना टफ ये टॉपिक है उतना ही टफ इस पर वीडियो बनाना है, लेकिन फिर भी हम फ्यूचर में इस पर कई वीडियोज़ लेके आएंगे। ये वीडियो देखने के बाद मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि वी मेड यू थिंक।